Hi everyone, I am Ritu Rani, Extension Lecturer in Government College, Jean. Welcome to my channel. Let's go Geography with Ritu Rani. Today we will study about the population geography and its nature and scope. Let's start. First we discuss about what is geography. The study of the world surface, physical qualities, climate, population, products, etc. विश्व भूगोल की सतह, भौतिक लक्षण, मौसम, जनसंख्या आदि का अध्ययन ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी को दो शब्दों में बांटा गया है, जियो प्लस ग्राफी, अर्थात पृथ्वी प्लस वर्णन। हमारी जो पृथ्वी का वर्णन करती है उसको हम ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी को आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा भौतिक भूगोल, अर्थ फिजिकल ज्योग्राफी। सेकंड है हमारा मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल में हम पृथ्वी के नेचर के बारे में पढ़ते हैं, प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। उनमें हमारे बहुत सारे विषय हैं। उनमें से पहला विषय भू-आकृतिक विज्ञान। इसमें हम पृथ्वी की विभिन्न तरह की स्थलाकृतियाँ जो पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हमारा जलवायु विज्ञान, ये हमारी क्लाइमेट से रिलेटेड है। इसमें हम अपने क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। थर्ड है समुद्र विज्ञान, इसमें समुद्र के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर है खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित भूगोल, मृदा भूगोल, वनस्पति भूगोल, पर्यावरण भूगोल, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा भूगोल, मानचित्र विज्ञान, पर्यटन विज्ञान, मानचित्र कला। ये विभिन्न प्रकार की जो ये भूगोल हैं ये हमारे भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं। इसमें हम अपने नेचर के बारे में, नेचर कैसा क्या काम करती है वो बताते हैं। अब दूसरा है मानव भूगोल। इसमें हम मनुष्य और पृथ्वी का संबंध कैसे स्थापित है वो पढ़ते हैं। उसमें बेसिकली क्या है कि मनुष्य के बारे में बताया गया है। उसमें ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और जनसंख्या भूगोल। आज हम जनसंख्या भूगोल जो कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी है इसको डिस्क्राइब करेंगे, जो हमारा किस में पड़ता है, मानव भूगोल में। उसके बाद और भी बहुत सारे भूगोल हैं जो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं, जैसे ग्रामीण भूगोल, नगरीय भूगोल, संसाधन भूगोल, सैन्य भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, प्रादेशिक नियोजन, दूर संवेदन एवं जीआईएस यानी रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ये अभी नया आया है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज पॉपुलेशन ज्योग्राफी। जनसंख्या भूगोल क्या है? पॉपुलेशन ज्योग्राफी फोकसेस ऑन द नंबर, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन द अर्थ सरफेस। इसमें हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के सरफेस पे मनुष्य का जितना उसका वितरण है, डेंसिटी है, कंपोजिशन है, वो डिस्क्राइब करेंगे हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी में, कि पूरे देश में हमारे सरफेस पे कहाँ पर जनसंख्या कितनी है, कैसी है। Population geography are interested in the population changes both grow and movements, especially they related the earth environment and natural resources. जनसंख्या भूगोल को अगर हम परिभाषित करें तो इसको सबसे पहले जीटी तिवारथा ने जनसंख्या भूगोल को ही एक नया विषय स्टार्ट किया था। पहले जनसंख्या भूगोल हमारी ज्योग्राफी का भाग नहीं था, लेकिन जीटी तिवारथा ने इसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। जीटी तिवारथा ने कहा है कि जनसंख्या भूगोल को भूतल पर जनसंख्या वितरण में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नता के अध्ययन का विषय माना है। उनके अनुसार जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व जनसंख्या द्वारा आच्छादित यानी कि आवासित पृथ्वी की प्रादेशिक भिन्नताओं को समझने में निहित करता है। The essence of population geography lies in the understanding of regional differences in the earth covering of people. उन्होंने कहा है जीटी तिवारथा ने कि हम जब जनसंख्या भूगोल में उसके वितरण को अध्ययन करते हैं तो इससे हमें उसकी प्रकृति के बारे में, विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में जनसंख्या अलग अलग क्यों पाई जाती है, इसका भी हमें पता चल जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जनसंख्या भूगोल को एक भूगोल में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए।
उसके बाद जॉन आई क्लार्क ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ब्रिटिश भूगोल विद जॉन आई क्लार्क की जनसंख्या भूगोल पर प्रथम पाठ्य पुस्तक 1965 में प्रकाशित हुई। उन्होंने जनसंख्या भूगोल के गुणात्मक और मात्रात्मक पक्षों के विश्लेषण के साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय भिन्नताओं के अध्ययन को प्रमुखता प्रदान की। उनका मानना था कि जनसंख्या भूगोल भूतल पर जनसंख्या वितरण में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नताओं को उसके साथ भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विभिन्न प्रकार को संदर्भ में जानने का भी प्रयत्न करता है। क्लार्क के अनुसार जनसंख्या भूगोल यह प्रदर्शित करता है कि जनसंख्या के वितरण, संगठन, प्रवास और वृद्धि में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नताएं स्थानों की प्रकृति में पाई जाने वाली क्षेत्रीय भिन्नताओं में किस प्रकार संबंध है। अगर इंग्लिश में बातें करें तो हम population geography is concerned with demonstrating how spatial variation in the distribution, composition, migration and growth of population are related to the spatial variation in the nature of places. मोटे तौर से अगर हम देखें जाए तो जॉन आई क्लार्क ने ये कहा है कि जनसंख्या भूगोल प्रादेशिक विभिन्नताओं को समझने में तो करती ही है मदद, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी क्षेत्रीय भिन्नताएं वो प्रकृति के साथ साथ प्रकृति में जो क्षेत्रीय भिन्नताएं आती है उसका भी पता हमें जनसंख्या भूगोल में लगता है। नेक्स्ट हमारे राइटर हैं विल्बर जेलेंस्की। अमेरिका के प्रसिद्ध जनसंख्या भूगोलवेता विल्बर जेलेंस्की की जनसंख्या भूगोल की पाठ्य पुस्तक ए प्लॉग ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी 1966 में प्रकाशित हुई। उन्होंने जनसंख्या भूगोल को किसी क्षेत्र की संपूर्ण प्रकृति के संदर्भ में उस क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करने वाले विज्ञान के रूप में प्रतिपादित कहा। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या भूगोल वह विज्ञान है जो उन विधियों की व्याख्या करता है जिसमें स्थलों की भौतिक प्रकृति निर्मित होती है। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जनसंख्या तत्वों का एक समूह उत्पन्न होता है जो क्षेत्र और समय दोनों के संदर्भ में परिवर्तनशील होता है, क्योंकि ये तत्व परस्पर अनेक जनांकीय तत्वों के प्रति अंतरक्रिया करते हुए अपने व्यवहारिक नियमों का अनुकरण करते हैं। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो द साइंस दैट डील्स विद द वेज इन विच द geographical character of places is formed by and in turn react upon a set of population phenomena that vary within it through both space and time as they follow their own behavior law, interacting one with another and with numerous non-demographic phenomena. जैसे अब हमने देखा है बहुत से विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार जनसंख्या भूगोल को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि जनसंख्या भूगोल में एक नहीं बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब हम इसके स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। स्कोप एंड कंटेंट ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इसमें भी विद्वानों के अपने अपने मत हैं। बहुत अब क्या है, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में नई नई चीज़ें जुड़ती ही जा रही हैं जिसका रिलेशन पॉपुलेशन ज्योग्राफी से है। उसमें सबसे पहले जैसे जीटी तिवारथा ने ही इसको एक अलग रूप दिया था, तो जीटी तिवारथा के अकॉर्डिंग ही हमने इसको 3 पार्ट में उन्होंने बांटा गया। सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन इन पास्ट, सबसे पहले हमने जनसंख्या के वितरण और विकास का अध्ययन उनके ऐतिहासिक कालों में किया जाता है। उसके बाद ह्यूमन नंबर, जनसंख्या का वितरण, घनत्व, प्रवास, वृद्धि आदि पक्षों को उसमें ऐड किया गया है। जनसंख्या लक्षणों के वितरण का प्रादेशिक प्रतिरूप, रीजनल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन, उसको भी 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है जनसंख्या के भौतिक लक्षण, उसमें उन्होंने क्या लिया गया, प्रजातियां, आयु संरचना, लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर, स्वास्थ्य। और दूसरा हमारा सांस्कृतिक लक्षण, साक्षरता, धर्म, भाषा, आवास, प्रवास, आर्थिक स्तर, व्यावसायिक संरचना, वैवाहिक स्थिति, राष्ट्रीयता, जाति आदि बहुत सारी चीज़ें इसमें ली गई हैं। जॉन आई क्लार्क ने ही जीटी तिवारथा की तरह ही इसको 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहले जनसंख्या की निरपेक्षता, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन। सेकंड, जनसंख्या के लक्षण, क्वालिटीज ऑफ पॉपुलेशन। भौतिक लक्षण में उन्होंने क्या लिया, आयु, लिंग और प्रजाति। दूसरे नंबर पे सामाजिक लक्षण, उसमें उन्होंने लिया वैवाहिक स्थिति, परिवार, आवास, साक्षरता, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता। तीसरे नंबर पे उन्होंने लिया है आर्थिक लक्षण को, उसमें उद्योग, व्यवसाय और आय।
थर्ड नंबर पे है हमारा जनसंख्या की गतिशीलता, पॉपुलेशन डायनामिक्स। उसमें उन्होंने जन्म दर, मृत्यु दर, स्थानांतरण, जनसंख्या परिवर्तन। अब अगर हम मोटे तौर पे देखे जाए, ये तो इन राइटरों ने अपने अपने अनुसार उसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब अगर हम मोटे तौर पे देखें तो द सब्जेक्ट मैटर और जो स्कोप ऑफ पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, इसको डिफाइन किया गया है। उसमें उन्होंने लिया है पॉपुलेशन कंपोजिशन, इथेटिक कंपोजिशन, रिलीजियस कंपोजिशन, लिंग्विस्टिक कंपोजिशन, एज एंड सेक्स कंपोजिशन, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, मैरिटल स्टेटस और एजुकेशनल कंपोजिशन, इकोनॉमिक कंपोजिशन, डिपेंडेंसी रेशियो, वर्क फोर्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉवर्टी। हमने स्कोप में मोटे तौर पर इन चीज़ों को ऐड किया है। हम इनके बारे में जनसंख्या भूगोल को हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द टाइप ऑफ पॉपुलेशन डाटा। जनसंख्या भूगोल को कितने भागों में बांटा गया है? उसके दो टाइप हैं। सबसे पहला प्राइमरी डाटा, दूसरे नंबर पे है हमारा सेकेंडरी डाटा। अब हम प्राइमरी डाटा के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी डाटा ये क्या होता है? ये आंकड़े एक बार एकत्रित किए जाते हैं। पहली बार जो बेसिक डाटा होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। इसमें हर एक व्यक्ति का अलग अलग से प्रत्यक्ष रूप से उसकी गणना की जाती है। उसमें 3-5 टाइप हैं। सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल सर्वे, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत सर्वेक्षण। इसमें शोधकर्ता अपने अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न जनसंख्या लक्षणों के आंकड़ों को एकत्रित करता है, उनके घर घर जाकर प्रत्यक्ष रूप से सूचनाएं एकत्रित करता है। दूसरे इनडायरेक्ट ओरल सर्वे, परोक्ष मौखिक सर्वेक्षण। इसमें अनुसंधान क्षेत्र अपेक्षाकृत विस्तृत होने या अन्य कारणों से जब व्यक्तिगत सर्वेक्षण करना कठिन होता है तब इस विधि का प्रयोग हम करते हैं। इसके अंतर्गत अन्वेषण विषय पर जानकारी रखने वाले अन्य व्यक्तियों से यानी दूसरे व्यक्तियों से पूछताछ करके उनकी सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। इस विधि से एकत्रित आंकड़ों की शुद्धता व्यक्तियों के ज्ञान, विचार, निष्पक्षता आदि के आधार पर की जाती है। तीसरा हमारा सर्वे है अनुसूचित प्रश्नावली द्वारा। आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए इस विधि में शोध समस्या से संबंधित कुछ प्रश्नों की एक सूची दी जाती है और उस सूची के आधार पर ही व्यक्तियों, ज्ञापकों या संस्थाओं को भेजा जाता है और उनसे अनुरोध किया जाता है कि इस सूची को भली प्रकार भरकर अन्वेषक के पास लौटा दे। इस विधि का लाभ यह है कि इसमें समय कम लगता है और कम खर्च से ही अधिक विस्तृत क्षेत्र के आंकड़े हम एकत्रित कर सकते हैं। उससे अगला है स्थानीय पर्यवेक्षण द्वारा, सर्वे बाय लोकल रिपोर्ट। प्राथमिक आंकड़ों के संग्रह की इस विधि में सूचनाओं के गणनाकार द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता, बल्कि उनके स्थानीय अभिकर्ता एजेंट्स जो होते हैं पत्रकारों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसे वे स्वेच्छा से प्रदान करते हैं। बल्कि इसमें विश्वसनीयता की कमी पाई गई है। उसके बाद नमूना सर्वेक्षण। नमूना सर्वेक्षण जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम कुछ सदस्यों को चुन लेते हैं जिनमें से हम उनसे जो सूचनाएं एकत्रित करने हैं उसके आधार पर ही हम अगली रिपोर्ट अपनी तैयार करते हैं। ये हमारे हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा। डाटा के प्राइमरी डाटा के 5 पार्ट। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक आंकड़े जिनको कहते हैं। द्वितीयक आंकड़े वे होते हैं जो प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित होते हैं। ये प्राय तैयार आंकड़े के रूप में होते हैं। कच्चे माल के रूप में हम प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी बनाते हैं। जैसे जनसंख्या का घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, स्त्री पुरुष अनुपात, साक्षरता दर, निर्भरता अनुपात, ग्रामीण नगरीय अनुपात आदि द्वितीय आंकड़ों के उदाहरण हैं। अब द्वितीय आंकड़ों को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है जनगणना रिपोर्ट। जो जनगणना किसी समय विशेष पर किसी निश्चित क्षेत्र में बसे हुए समस्त व्यक्तियों से संबंधित जननांकीय आंकड़ों के संग्रह, संकलन, प्रकाशन संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया को हम जनगणना कहते हैं। जैसे कि हर 10 साल में हमारे इंडिया में भी जनगणना
होती है, इसको हम कहते हैं जनगणना रिपोर्ट। दूसरा हमारा है रीजनल रिकॉर्ड, पंजीयन अभिलेखन। जब भी किसी भी जगह की हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जनसंख्या भूगोल में हम कोई भी चीन, जापान, कोरिया आदि में प्राचीन काल से ही रजिस्ट्रेशन होते आए हैं। जैसे कभी किसी ने जन्म लिया है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किसी व्यक्ति का विवाह हुआ है, तो उसका हमारा रिकॉर्ड किस में होता है? पंजीयन अभिलेख में, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में। फिर हमारा है नेशनल सैंपल सर्वे और इंटरनेशनल पब्लिकेशन। नेशनल सैंपल सर्वे यह प्राय 10 साल के अंतराल पर होती है, जिसको हम प्रति माह 6 वार्षिक रूप से भी हम इन आंकड़ों का संग्रह इसमें करते हैं। और समय समय पर गवर्नमेंट और एडेड गवर्नमेंट अर्ध सरकारी संस्थाएं नमूना सर्वेक्षण द्वारा आर्थिक सामाजिक आंकड़े एकत्रित करती है। ये हमारी हैं सेकेंडरी डाटा। अगर हम इनको मोटे तौर पे देखें तो प्राइमरी जो पॉपुलेशन डाटा कलेक्शन है, इस डाटा कलेक्शन डायरेक्टेड बाय द रिसर्चर एंड statistician or the government body by sources such as census, sample survey, TCR called primary data, primary population data collection। अगर हम देखें तो प्राइमरी पॉपुलेशन, प्राइमरी जो डाटा कलेक्शन है वो, उसमें हम डायरेक्ट जाके जो हम सर्वे करते हैं उसको हम प्राइमरी डाटा कहते हैं। और जो सेकेंडरी पॉपुलेशन डाटा है कलेक्शन है, द डाटा ऑब्टेन फ्रॉम एग्जिस्टिंग सोर्सेज सच एज journal, newspaper, magazine, annual research report are not directed by the government or the research organization is called secondary। जो कि हमारा प्राइमरी डाटा पे सीधे से उसका पहले प्राइमरी डाटा को हम कच्चे माल के रूप में प्रयोग करके उसको फिर सेकेंडरी डाटा में इंक्लूड करते हैं। जैसे जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, रिसर्च पेपर हैं, रिसर्च रिकॉर्ड है, उनसे हम उनको अध्ययन करते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कुछ एक समस्याएं हमारे प्राइमरी डाटा में भी हैं, कुछ एक समस्याएं हमारे सेकेंडरी डाटा में भी हैं। अगर प्राइमरी डाटा में किसी तरह की गलतियां हैं तो हमारा सेकेंडरी डाटा विश्वसनीय नहीं रह जाता, और जो हमारा प्राइमरी डाटा है उसमें समय ज़्यादा लगता है, जबकि जो हमारा सेकेंडरी डाटा है उसमें समय कम लगता है। और सेकेंडरी डाटा में हम बहुत सारे क्षेत्र का अध्ययन एक टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी डाटा में हमें लोकल रिपोर्ट भी लेनी होती है, साथ में घर घर जाकर जो सर्वे करना होता है, इसमें टाइम पीरियड ज़्यादा चाहिए होता है, और इसमें धन की भी वेस्टेज प्राइमरी में हमारे ज़्यादा होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारी जनसंख्या की, हमारी पॉपुलेशन के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में 1960 में हमारी पॉपुलेशन कितनी थी? 3 बिलियन। 1975 में हमारी हो गई 4 बिलियन। 1987 में 5 बिलियन। 1999 में 6 बिलियन। और 2011 में हमारी पॉपुलेशन हो गई 7 बिलियन। अगर हम यह आंकड़ा देखें तो बढ़ता ही जा रहा है। हर 10 से 15 साल के अंतराल में हमारी 1 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसके क्या कारण हैं? यह बहुत चीज़ों पर निर्भर करता है। आज के टाइम में अगर हम देखें तो मेडिकल फैसिलिटी की वजह से जन्म दर हाई हो रही है और मृत्यु दर कम हो रही है। पूरे विश्व की पॉपुलेशन को 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया गया है। उसमें सबसे पहले है हमारा एशिया कॉन्टिनेंट, जिसमें इंडिया भी हमारा एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। उसके बाद है यूरोप कॉन्टिनेंट। उससे आगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उसके बाद साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियनिक कॉन्टिनेंट और अटलांटिका। इसमें कोई भी पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पाई जाती है। इसमें मनुष्य यहाँ पे रह नहीं सकता। इसीलिए इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं कि जो कि हम अलग अलग कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारे एशिया कॉन्टिनेंट में है। इसकी क्या वजह है? किसी भी जनसंख्या के ज़्यादा या कम होने के पीछे 2 टाइप के फैक्टर काम करते हैं। सबसे पहले फिजिकल फैक्टर, दूसरा है ह्यूमन फैक्टर।
लेकिन सबसे पहले हमारा फिजिकल फैक्टर हमारे बहुत ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने के लिए हमारे फिजिकल फैक्टर में हमारी क्लाइमेट यानी हमारी जलवायु, हमारी टोपोग्राफी यानी स्थलाकृतियाँ, हमारी मिट्टी, सोयल, खनिज, हमारे मिनरल्स, हमारे जलाशय, जितने वाटर बॉडीज़ हैं, प्राकृतिक वनस्पति, नेचुरल वेजिटेशन और जीव जंतु, ये सारे इसके फिजिकल फैक्टर में मेन हैं। और इसके बाद हमारे ह्यूमन फैक्टर में जो कि हमारी पॉपुलेशन को करता है वो है इकोनॉमिक फैक्टर, सोशियो कल्चर फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर और हमारा डेमोग्राफिक फैक्टर। ये दोनों फैक्टर मिलके ही हमारी पॉपुलेशन को घटाते या बढ़ाते हैं। जिस भी जगह की या जिस भी कॉन्टिनेंट की जलवायु मनुष्य के रहने के अनुकूल है, वहाँ की स्थलाकृतियाँ, सबसे ज़्यादा हमारी जनसंख्या मैदानी भागों में पाई जाती है, पठारी भागों में उससे कम पाई जाती है और पहाड़ों में तो सबसे कम पाई जाती है। और जहाँ पर हमारे यातायात के साधन, सिंचाई, हमारा व्यापार जहाँ ज़्यादा होते हैं वहीं वहीं पर हमारी जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। उसके अब हम इंडिया की, पूरे वर्ल्ड की टॉप 10 कंट्रीज जहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, ये हमारा डाटा 2020 का है। उसके अनुसार सबसे नंबर 1 पे है हमारा चाइना, इसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। उसके बाद है हमारा इंडिया जो कि दूसरे नंबर पर है। उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट जो हमारे तीसरे नंबर पर है। नंबर 4 पे इंडोनेशिया। उसके बाद पाकिस्तान 5 नंबर पे है। उसके बाद है ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया, मैक्सिको। अगर हम टॉप 10 की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ में ही पाई जाती है। ये हमारी मोस्ट पॉपुलेशन जिसमें पाई जाती है वो है। अब हम पढ़ेंगे सबसे कम किस कंट्रीज़ में पाई गई है। लिस्ट 10 में सबसे पहला नाम है वेटिकन सिटी, इसमें केवल 1000 रेजिडेंट्स ही हैं। उसके बाद नौरू 10,670 रेजिडेंट्स हैं। तुवालू इसके अंदर 11,192 रेजिडेंट्स हैं। पलाऊ इसके अंदर 21,097 रेजिडेंट्स हैं। सैन मारिनो इसके अंदर 33,562 सिर्फ रेजिडेंट्स हैं। इसके बाद मोनाको, सेंट किट नेविस और मार्शल आइलैंड और डोमिनिका रेजिडेंस, ये हमारे लिस्ट पॉपुलेटेड वाले एरिया में हैं। इसमें सबसे कम ये वो कंट्रीज़ हैं जिसमें बहुत ही कम पॉपुलेशन पाई गई है। इसके पीछे भी वही फैक्टर हैं, कहीं पर जलवायु जो हमारे क्लाइमेट है वो यहाँ पर मनुष्य के रहने के अनुकूल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पॉपुलेशन कम पाई जाती है। उसके बाद अब हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में कहाँ पर पॉपुलेशन कम है, कहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसके पीछे क्या वजह है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नॉर्थ में पाई गई है। 25% पॉपुलेशन हमारी नॉर्थ में है। सेंट्रल पार्ट में हमारी 16% पॉपुलेशन पाई गई है। ईस्ट में 23% पॉपुलेशन पाई गई है। साउथ और वेस्ट दोनों में बराबर मात्रा में हमारी पॉपुलेशन है, 18% और 18%। उसके बाद हम स्टेट वाइज पॉपुलेशन, अब हम डिस्क्राइब करेंगे स्टेट वाइज पॉपुलेशन, उसकी डेंसिटी के हिसाब से, पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से कितनी पॉपुलेशन वहाँ निवास करती है। उसमें सबसे ऊपर है हमारी राजधानी दिल्ली जो कि यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पर 11,297 पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से वहाँ पे मनुष्य रहते हैं। उसके बाद है हमारी हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, वहाँ पर 9,252 पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से पॉपुलेशन रहती है। उसके बाद है पुदुचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश। अगर हम देखें तो हमारी टोटल पॉपुलेशन में से यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है इंडिया की। उसके बाद दादरा नगर हवेली, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब,
उसके बाद आता है हमारा 14th नंबर पे झारखंड, 15th पे हमारा असम, गोवा, ये मीडियम पॉपुलेटेड वाले एरिया में होते हैं। महाराष्ट्र, त्रिपुरा, कर्नाटका, उसके बाद गुजरात, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उसके बाद छत्तीसगढ़, मेघालय। अब हमारे लिस्ट पॉपुलेटेड सबसे कम पॉपुलेशन जहाँ है वो है जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा एरिया पहाड़ी है, इसलिए वहाँ पे कई जगह ऐसी हैं कि वो हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती हैं। तो वहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है, जैसे 124 पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से मनुष्य रहता है। उसके बाद हमारा हिमाचल प्रदेश, यह भी एक पहाड़ी इलाका है। उसके बाद है हमारा मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, मिज़ोरम, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश। बहुत सारे एरिया जो हमारे हैं वो हैं पहाड़ी एरिया, जहाँ पर कम पॉपुलेशन पाई गई है। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे देखें तो इंडिया की डेंसिटी 382 है, और सबसे कम पॉपुलेटेड वाला एरिया हमारा अरुणाचल प्रदेश है। इसमें केवल 17 किलोमीटर पर स्क्वायर के हिसाब से मनुष्य रहता है। अब हम टोटल पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से अब हम स्टेट वाइज पढ़ेंगे। हमारी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश यानी यूपी में पाई जाती है, जो कि 16% पॉपुलेशन हमारे अकेले यूपी में पाई जाती है। उसके बाद 9% हमारे बिहार और महाराष्ट्र में 9% पॉपुलेशन पाई जाती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में हमारी 8% पॉपुलेशन पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में 7% पॉपुलेशन पाई जाती है। राजस्थान, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में, इन तीनों में इक्वल 6% हमारी पॉपुलेशन पाई जाती है। गुजरात और कर्नाटका में 5% हमारी पॉपुलेशन पाई जाती है। असम, झारखंड, केरल और ओडिशा, इनमें 3% पॉपुलेशन, चारों में ही 3% पॉपुलेशन हमारी पाई जाती है। पंजाब में हमारी 2% पॉपुलेशन पाई जाती है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन तीनों में, पंजाब, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, 2% पॉपुलेशन हमारी पाई जाती है। दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, इसमें हमारी 1% पॉपुलेशन पाई जाती है। और अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं उनमें 2% हमारी पॉपुलेशन पाई जाती है। अगर हमें याद करना हो तो हम परसेंटेज के हिसाब से भी याद कर सकते हैं, जैसे उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली, इनमें 1-1%, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और पंजाब में 2-2%, असम, झारखंड, केरल, ओडिशा 3-3%, गुजरात, कर्नाटका 5-5%, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश 6%। इस तरह से भी हम इनको याद कर सकते हैं। फैक्टर हमारे वही रहेंगे, हमारा रिलीफ, हमारी क्लाइमेट कैसी है, उस जगह की रिलीफ कैसी है, और वहाँ की मिट्टी कैसी है, पानी है या नहीं, जो हमारी। अब हम इंडिया की पॉपुलेशन की ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा डाटा 1901 से लेके 2001 तक है। 1901 में हमारी पॉपुलेशन 236 मिलियन थी। अब उसके आगे इंक्रीज हो गए। अब हम ये देखेंगे इस टेबल में प्लस और माइनस। प्लस को हम कहते हैं घनात्मक वृद्धि और माइनस को हम कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि। एक होती है हमारी प्राकृतिक वृद्धि। प्राकृतिक वृद्धि में जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो तो हम जनसंख्या को प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं। एक होती है हमारी प्रवासी वृद्धि, जब किसी अन्य देश से लोग आकर हमारे देश में बस जाएं तो यह होती है हमारी प्रवासी वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि का अर्थ हम दो समय बिंदुओं के बीच उसमें पाए जाने वाले परिवर्तन को कहते हैं। जब किन्हीं दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसे हम घनात्मक वृद्धि दर कहते हैं। इसके विपरीत जब दो समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या का ह्रास होता है तो उसे हम ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। ये साइन उन्हीं के हैं। जब हमारा साइन प्लस होता है तो इसका मतलब हमारी पॉपुलेशन घनात्मक वृद्धि है, और जब हमारा साइन माइनस होता है तो ऋणात्मक वृद्धि दर होती है। तो अब हम देखें 1901 में हमारी है 236, उसके बाद 258, लेकिन यहाँ डिक्रीज हो गई, यानी कि -1 के हिसाब से इसमें होगी 251, फिर होगी 272, लेकिन अब लगातार हमारी जो वृद्धि दर है वो घनात्मक होती
जा रही है। इसीलिए अब हम देखें तो अब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो हमारी जो वृद्धि दर है वो सामान्य वृद्धि दर से ज़्यादा है या कम है। 3 साल की अवधि के बीच हम उसको देखते हैं, किन्हीं भी 3 साल के बीच में हमारी वृद्धि दर कितनी घट रही है और कितनी बढ़ रही है। स्थिर जनसंख्या हम किसे कहते हैं? स्टेगनेंट पॉपुलेशन। जब किसी भी समय सीमा के बीच में हमारी पॉपुलेशन क्या प्रतिशत, अगर किन्हीं 5 साल के बीच में हमारी 1% पॉपुलेशन बढ़ती है और उससे अगले 5 साल में भी अगर हमारी पॉपुलेशन 1% बढ़ती है तो इसको हम कहेंगे स्थिर जनसंख्या। यानी कि हमारी पॉपुलेशन स्थिर है कि हर 5 साल में हमारी सिर्फ 1% पॉपुलेशन ही बढ़ रही है। लेकिन जो हमारे भारत की जनसंख्या है वो अभी स्थिर नहीं हुई है, क्योंकि उसमें लगातार वृद्धि बढ़ती ही जा रही है। अब अंत में मैं यह वीडियो समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग।